तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, मेरा क्लास में, जिसमें मैं आज आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का संविधान है, उसका विकास यात्रा के बारे में मैं आपको बतलाने वाला हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, ये जो भारत का जो एक संविधान बना, एक आइन बना, इस आइन के निर्माण में किन किन चरणों में इनका निर्माण हुआ, इनके निर्माण में किन किन बातों का योगदान रहा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें मैं अध्ययन किस किस टर्म के बारे में करूंगा, तो उसके बारे में हम आपको एक बार ब्रीफ से बतला देता हूं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संविधान है क्या, संविधान किस बला का नाम है, संविधान किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का एक महत्व क्या है, क्यों आवश्यक है संविधान। उसके बाद हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, यानी कि विकास का, हमारे संविधान जो है उसके संविधान का स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि संविधान के विकास के चरणों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारियां प्राप्त करेंगे। उसके बाद तब हम शुरू करेंगे जितने भी डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो हम लोग आगे भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा 1857 के क्रांति के बाद 1858 में क्या था, भारत शासन अधिनियम आया था। उसके बाद हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग परिषद अधिनियम 1909, जिसको मोर्ले मिंटो सुधार कहते हैं, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947, भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो क्या क्या मंत्रिमंडल का गठन हुआ था स्वतंत्रता के पूर्व। उसके बाद बालकन, डिक्की, बर्ड प्लान और इस्मा प्लान के बारे में अध्ययन करेंगे। और इतने चीज़ के बारे में अध्ययन करने के बाद तब हमको जाके पता चलेगा कि भारत का जो संविधान बना, उस संविधान का जर्नी कैसा था। क्योंकि आपको पता होगा कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का गठन, उससे स्वतंत्रता मिलने से पहले ही हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके बाद 1949 को संविधान पूरी तरीके से बन गया, लेकिन लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन माना गया। उसी दिन हमारे देश में संविधान लागू किया गया। तो इन सब का शुरुआत हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला जो टर्म आता है, ये टर्म है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, आप क्या जवाब दीजिएगा? कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए कि संविधान क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान क्या होता है कि संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है। संविधान क्या होता है कि नियमों, संविधान में क्या सब आता है, नियम, संविधान में क्या सब आता है, नियम, उपनियम का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है। संविधान जो होता है नियम और उपनियम का ऐसा लिखित दस्तावेज होता है
जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यानी कि संविधान के अनुसार ही किसका संचालन किया जाता है? सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश को राजनीतिक व्यवस्था की बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। यानी कि यह संविधान जो होता है राजनीतिक व्यवस्था का, जो भी किसी भी देश है, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा क्या करता है? निर्धारण करता है। यानी कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसा होगा उसके बारे में हमको कौन बतलाएगा? उस देश का संविधान बतलाएगा। जो इस देश का राजनीतिक बुनियादी ढांचा जो है किस तरह का रहेगा। उसके बाद संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं बल्कि एक निरंतर पनपता रहता है। यानी कि संविधान जो होता है एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, लेकिन बल्कि ये क्या रहता है? बिल्कुल पनपता रहता है। एक समय दर समय संविधान में संशोधन होते रहते हैं। संविधान राज्य की विधायिका, संविधान क्या करता है? राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनिमय करता है। यानी कि संविधान का काम क्या होता है कि राज्य की विधायिका, राज्य में जो विधायिका होता है उसकी कार्यपालिका, यानी कि कौन? कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना कराता है। संविधान क्या कराता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना करवाता है। उनके शक्तियों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का भी निर्माण करवाता है। यानी कि उसके बीच जो होता है दायित्वों का सीमांकन, यानी कि कौन किसका क्या क्या कार्य होगा, राज्य कार्यपालिका का क्या कार्य होगा, विधायिका का क्या कार्य होगा, वो वर्क के बारे में हमको कौन बतलाता है? उसके कार्य के बारे में संविधान हमें बतलाता है। प्रत्येक संविधान जो होता है, प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। यानी कि जैसे भारत का संविधान है तो उसमें भारत का क्या होगा? आदर्श होगा। यानी भारत का क्या क्या आदर्श है, उद्देश्य क्या है, उसका मूल्य क्या है, इसके बारे में किसी भी देश के संविधान से ही पता चलेगा। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है। संवैधानिक विधि जो होती है देश की क्या होती है? सर्वोच्च विधि होती है। संवैधानिक विधि क्या होती है? देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियां इसी पर आधारित होती है। यानी कि संविधान की जो विधियां होती है वही देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा इसी पे अन्य विधियां भी क्या होती है? लॉ व कानून क्या होती है? इसी पे डिपेंडेंट रहता है। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। यानी कि संविधान क्या है? एक जड़ दस्तावेज नहीं है। यानी कि संविधान ऐसा दस्तावेज नहीं है जो एक बार रूट कर दिया तो वही है, लेकिन वह नहीं है। लेकिन संविधान क्या होता है? दिन प्रतिदिन पनपता रहता है। यानी कि दिन प्रतिदिन उसमें परिवर्तन आते रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी कि वर्षों से चली आने वाली परंपरा भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे आप देखते होंगे कि पुराने ज़माने में जो भी एक्ट था, परंपरा भी थी, वो भी कुछ कुछ क्या करता है देश के, जहाँ संविधान जिस चीज़ का निर्णय नहीं दे पाता वहाँ पे उसका भी उपयोग किया जाता है देश को चलाने के लिए। तो मेनली संविधान जो होता है, संविधान में क्या होता है? एक नियम होता है, उपनियम होगा का एक क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो इसका टर्म आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का महत्व क्या है। क्योंकि आपको पता होगा कि संविधान तो आपको समझ में आ गया कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होगा जिसमें नियम और उपनियम होंगे, लेकिन अब हम लोग जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करेंगे कि ये जो संविधान है, इस संविधान का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है इस संविधान का। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अब अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। देखिए, संविधान का तो वैसे कई महत्व है, लेकिन इनमें से सबसे जो प्रमुख महत्व है मैं उसके बारे में बतलाता हूँ। देखिए, संविधान जो इसका जो पहला महत्व आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला महत्व है, ये पहला महत्व कहता है कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। यानी कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। जैसे कि हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद कानून बनाता है या राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है
तो कानून राष्ट्रपति भी किसके अंतर्गत आता है? संसद के अंतर्गत ही आता है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों क्या है? संसद का ही अंग है। तो क्या होता है संविधान के अंतर्गत ये संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। उसके बाद सेकेंड टर्म क्या आता है, सेकेंड इम्पोर्टेंस क्या आता है संविधान का, कि समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। यानी कि संविधान यह स्पष्ट करता है कि शक्ति का मूल वितरण कहाँ होगा, यानी कि शक्ति किस किस के हाथ में दिया जाएगा। ये भी कौन स्पष्ट करता है? संविधान स्पष्ट करता है। समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा, संविधान निर्धारित करता है। यानी कि संविधान क्या करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, सरकार का निर्माण कैसे होगा, निर्धारित करती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार का निर्णय लेगा, ये सब कौन? संविधान के द्वारा ही, संविधान पर ही क्या रहता है, संविधान के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट होता है कि नेक्स्ट संविधान का इम्पोर्टेंस यह है कि यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है। यानी कि ये जो समाज की आकांक्षा जो होती है, आकांक्षा समाज का क्या क्या आकांक्षा रहेगा, उस आकांक्षाओं, समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। यानी कि संविधान क्या करता है कि समाज की आकांक्षाओं, यानी कि समाज की क्या इच्छा आकांक्षा है एवं लक्ष्य, क्या एम है, को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता। यानी कि न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए ऐसा परिस्थिति, ऐसा सिचुएशन बनाने का काम करता है। न्यूनतम समन्वय और आपसी विश्वास हेतु, यानी कि न्यूनतम समन्वय होना चाहिए और आपसी विश्वास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है कि संविधान का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये है कि संविधान यह समाज की बुनियादी पहचान, यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। यानी कि संविधान क्या करता है, समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंगों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता तथा उसकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। यानी कि संविधान के अंतर्गत ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का क्या है, की स्थापना की जाती है तथा उसके बीच में शक्तियों एवं अधिकारों का वितरण किया जाता है। उसके बाद क्या है कि यह राज्य के अंगों के अधिकारों को मर्यादित कर उसे निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकती है। यानी कि संविधान अगर नहीं रहेगा तो कहीं भी किसी भी एरिया में रहने वाले लोग क्या हो जाएंगे, कि किसी भी एरिया में शासन करने वाले लोग क्या बन जाएंगे, तानाशाह बन जाएंगे। लेकिन उसको रोकता है संविधान ही, क्योंकि संविधान के दायरा के अंतर्गत ही रह के किसी भी व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। उसके बाद संविधान एक आईन है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। जैसे संविधान जो होता है, संविधान ही एक आईना है, संविधान एक टर्म होता है जिसके अंतर्गत किसी भी देश का भूत, भविष्य और वर्तमान की झलक मिलते हैं। देखिए, संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए। यानी कि संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश का जो समय था, ब्रिटिश अंग्रेज के शासन से ग्रहण किए गए। ब्रिटिशों द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा को तैयार किया। यानी कि ब्रिटिश के द्वारा लाए गए अधिनियमों और प्रशासन की विधिक रूपरेखा, ब्रिटिश द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा ढांचे को तैयार किया। तो ये है संविधान की इम्पोर्टेंस। अगर आप संविधान के बिना लोकतांत्रिक सरकार की कल्पना आप नहीं कर सकते। अब देखिए स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, यानी कि हमारा जो संविधान है उसका क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, उसमें क्या क्या स्टेज था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस स्टेज में सबसे पहला आता है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं आप मेरा क्लास यूट्यूब चैनल पे। किस पे देख रहे हैं? मेरा क्लास पे देख रहे हैं वीडियो। अगर आप
आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त तक भी शेयर करें और लाइक कर दें। अगर इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो बेल आइकन भी दबा दें। तो अब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पढ़ते हैं। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या सब है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कि इस अधिनियम के यानी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु भारत में क्या किया गया था, कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। पहली बार क्या किया गया था, लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व है। विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट का भारतीय संविधान में विशेष महत्व है। संवैधानिक इतिहास जो है, संविधान का डेवलपमेंट है, उसमें विशेष महत्व है इसका। इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस अधिनियम का पहला प्रावधान ये था कि बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। यानी कि बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया था, कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। पहला प्रावधान इसका था। उसके बाद दूसरा प्रावधान इसका था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना किया गया था। यानी कि दूसरा इसका इम्पोर्टेंट काम क्या था कि कोलकाता प्रेसिडेंसी जो था, कोलकाता प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल व 4 सदस्य वाले यानी कि 4 मेंबर वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई थी। यानी कि 4 सदस्यों वाली गवर्नर जनरल समेत 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में क्या किया गया था, गवर्नमेंट यानी सरकार की स्थापना किया गया था। किसके अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। उसके बाद ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसका और अन्य महत्वपूर्ण बातें ये है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व ये है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी, जिसके अंतर्गत बिहार, बंगाल और उड़ीसा शामिल थे। यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट था, इसके अंतर्गत कौन सब शामिल था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा शामिल था। सर एलिजा एम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। यानी कि सर एलिजा एम्पे को सुप्रीम कोर्ट का, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में, उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। किसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कब हुई थी, 1774 में। इस सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कौन सा आता था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा आता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद 4 सदस्यों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। यानी कि भारत का जो सचिव था, उससे पहले जो चल रहा था भारत का सचिव, वो भारत के सचिव को, ये जो भारत के सचिव जो थे, भारत के सचिव की पूर्व अनुमति
पर, भारत के सचिव के पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल तथा उनकी परिषद, गवर्नर जनरल तथा उनकी परिषद में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। गवर्नर जनरल तथा उनके परिषद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि गवर्नर जनरल तथा उनके परिषद को क्या बनाने का, लॉ बनाने, कानून बनाने का अधिकार क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का, अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी कौन कौन सा होगा? बंगाल, कोलकाता और मद्रास, कोलकाता, बम्बई के प्रेसिडेंसी का क्या कहने लगा? गवर्नर जनरल कहने लगा। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग, यानी कि लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग, यानी कि लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिसके अंतर्गत क्या था? 3 प्रेसिडेंसी आता था। नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित टर्म आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था कि भारतीय व्यक्ति के तहत कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके कर्मचारियों को निजी व्यापार, यानी कि वो खुद से व्यापार नहीं कर सकता, ना ही भारतीय लोगों से रिश्वत ले सकता, उस पर क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट टर्म जो है इससे रिलेटेड है कि कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी का नियंत्रण बढ़ गया। यानी कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके आने के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी का नियंत्रण बढ़ गया। और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी कि भारत में जो भी सैन्य अधिकारी हैं, जो भी ब्रिटिश नागरिक है, उसको इसके बारे में जानकारियाँ देना क्या कर दिया गया था? आवश्यक कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड, जो व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित कर दिया गया था। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत व्यापार की जितने भी सूचनाएं थी वो क्राउन को देना शुरू कर दिया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इस एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। उस सुप्रीम कोर्ट में के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? एलिजा इम्पे थे। उसके बाद इस एक्ट के तहत क्या हुआ? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वेरेन हेस्टिंग को बनाया गया। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट को ये जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार शासन हेतु एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। यानी कि फर्स्ट बार एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू प्रस्तुत किया गया था। तो अब नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, अब हम इसके बारे में अध्ययन। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781 को आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या आया था? 1781 को आया था। तो अब हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे बाद रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था।
1773 के बाद 1781 में क्या आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। तो अब हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या इसका महत्व है। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान किया गया था। यानी कि कलकत्ता का जो सरकार था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए भी क्या किया गया था, विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंध का सीमांकन करना था। यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मेन क्या था कि ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा जो भी गवर्नर जनरल का जो परिषद था, गवर्नर जनरल के परिषद में क्या थे, गवर्नर जनरल समेत 4 सदस्य, गवर्नर जनरल और 4 सदस्य मिलके क्या एक परिषद बनाया था, जिसके तहत क्या होता था, सरकार चलाया जाता था। किसके तहत बना था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच में संबंधों का सीमांकन करना था। यानी कि गवर्नर जनरल तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट जो था कोलकाता में, जिसका निर्माण हुआ था कब, 1774 में, ये जो इसका जो निर्माण हुआ था, तो इसके बीच में जो संबंध था उसके संबंधों को सीमांकन करना था। यानी कि इसका क्या कार्य होगा, उसको बंटवारा करने का काम किसके अंतर्गत किया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत किया गया था। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है। यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दिया गया था कि वह कंपनी के कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी कि कंपनी का जो कर्मचारी है उसके विरुद्ध क्या कर सकता, वो कार्रवाई नहीं कर सकता था, जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से हो, जो उन्होंने एक कर सकता, जो उनमें एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो। यानी कि जो सरकारी अधिकारी के हैसियत में हो उस पर क्या कर सकता, कोई भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है उसके विरुद्ध। अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बाहर था। यानी कि कंपनी के जो अधिकारी जो थे, कंपनी के जो अधिकारी थे वो क्या थे, सुप्रीम कोर्ट का जो भी जूरिडिक्शंस था उस जूरिडिक्शन से क्या था, बाहर था। नेक्स्ट, इसका जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट की महत्वपूर्ण बातें यह थी कि न्यायालय की अपनी आज्ञा तथा आदेश लागू करते समय, सरकार के कानून बनाने तथा उसकी क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। यानी कि ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट का एक और महत्वपूर्ण योगदान ये था, महत्वपूर्ण बातें इसमें ये था कि चाहे वो न्यायालय कोई भी कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून बनाए, या कंपनी का अधिकारी कोई कानून बनाए, या सरकार का कोई आदेश आए, उसको क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, ये जो इंडिया के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज का सम्मान करना, यानी कि धार्मिक रीति रिवाज जो था उसका सम्मान करने का निर्देश दिया गया था। यानी कि न्यायालय की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का क्या किया गया था, निर्देश दिया गया था। किसके तहत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट की महत्वपूर्ण बातें क्या थी, ये रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां रहा था उस खामियां को दूर करने के लिए क्या लाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, जो गवर्नर जनरल के परिषद था और सर्वोच्च न्यायालय, उस दोनों के बीच में क्या था, जो भी सीमांकन था अधिकार का। उसके बाद इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अन्य क्या महत्वपूर्ण बातें यह थी, जो भी कर्मचारी था, कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी न्यायिक
कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, यानी कि कर्मचारी जो थे कंपनी के वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर आते थे। और उसके बाद क्या था कि सुप्रीम कोर्ट जो कानून बनाएगी या सरकार जिस कानून को लागू करवाएगी उसमें क्या था कि भारत के धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज पर ध्यान दिया जाना था, यानी कि उस पर ध्यान रखने की उसका सम्मान करने का निर्देश दिया गया था। चलिए अब एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट के बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद कौन आया? पिट्स इंडिया एक्ट आया। एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट के बाद कौन आया? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। कब आया था पिट्स इंडिया एक्ट? 1784 में। तब हम इस एक्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। और जैसा कि आपको मैं बतला दूं कि इस चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा इसी तरह से, अगर आप बेल आइकन दबा दीजिएगा तो। बेल आइकन दबा दीजिए। तो हम अब पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 उसके बारे में विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इसमें क्या सब था? देखिए, इस एक्ट को, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट को ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश का जो संसद था उस ब्रिटिश संसद में तत्कालिक प्रधानमंत्री, यानी कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट जो था ब्रिटिश संसद में विलियम पिट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? विलियम पिट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कौन थे? ब्रिटिश के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे। यानी कि विलियम पिट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं यह थी कि निर्देशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के मामले के अधीक्षण मॉनिटरिंग की अनुमति दे दी गई थी। यानी कि इसमें क्या हुआ था कि निर्देशन मंडल जो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, उसको कंपनी के मामले में मॉनिटरिंग करने का अधिकार क्या कर, कंपनी का जो भी मामला होता था उसको मॉनिटरिंग करने के लिए अनुमति दे दिया गया था। लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए निर्देशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम के एक नए निकाय का गठन किया गया था। यानी कि कंपनी का जो भी था, कंपनी को मॉनिटरिंग करने के लिए क्या था? कंपनी का जो भी मॉनिटरिंग था, कंपनी का जो भी व्यापारिक मामला था उसको मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशन मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अनुमति दिया गया था। लेकिन राजनीतिक मामला को देखने के लिए, राजनीतिक मामला को, पॉलिटिकल इशू को देखने के लिए पहली बार एक नए निकाय का गठन किया गया था, जिसको क्या गया था? नियंत्रक बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल किस मामले को देखता था? बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल देखता था राजनीतिक मामले को, कंपनी के राजनीतिक मामले को देखता था। एक नया गठन निकाय था जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ था। इस प्रकार भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी कि द्वैत शासन व्यवस्था का शुरुआत किसके द्वारा हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो द्वैत शासन व्यवस्था में क्या था? पहला जो था व्यापारिक चीज़ देखने के लिए कौन था? निर्देशक मंडल। व्यापारिक चीज़ देखने के लिए यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। ये किसके अंतर्गत था? ये जो व्यापारिक मामले देखने के लिए। और वाणिज्यिक मामले के लिए क्या था? जो भी मतलब राजनीतिक मामला था, उस राजनीतिक मामला को देखने के लिए क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस चीज़ को देखता था? व्यापारिक मामले को, कंपनी का। और राजनीतिक मामले देखने के लिए कौन बना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। उसके बाद क्या है पिट्स इंडिया एक्ट का महत्वपूर्ण बातें? पिट्स इंडिया अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। यानी कि यह जो इस अधिनियम यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट जो था, दो
प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला कारण उसमें क्या था कि भारत के कंपनी के अधीन, भारत में जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी का प्रशासन संबंधित कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था। यानी कि पहला तो ये जो कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र था उसको क्या माना गया, जो भारत का जो ब्रिटिश का आधिपत्य क्षेत्र यानी कि ब्रिटिश का अधिकार वाला क्षेत्र है। और दूसरा बात क्या कहा गया था कि जो सरकार जो था, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधित कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। कंपनी तथा प्रशासन संबंधित कार्यों पर क्या किया गया था, पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो बातें हैं वह भी जान लीजिए। नेक्स्ट क्विट इंडिया एक्ट का बातें यह था कि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या, जो गवर्नर जनरल की परिषद जिसको मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाया गया था, उसके परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई थी। यानी कि 4 से घटकर उसके परिषद की सदस्यों की संख्या को क्या कर दिया गया था, पहले क्या था 4 था, लेकिन अब उसको घटा के क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया था। साथ ही मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल के अधीन कर दिया गया था। यानी कि मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को पूरी तरीके से किसके अधीन कर दिया गया था, तो बंगाल के सरकार के अधीन कर दिया गया था। मद्रास तथा बम्बई की सरकार को पूरी तरह मद्रास के अधीन कर दिया गया था। तो ये जो थी क्विट इंडिया एक्ट जो है, इसका बस यही 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके जो महत्वपूर्ण बात हैं इसको एक बार हम रिकैप करके बता देते हैं। पहला महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके ये जो विलियम पिट्स है, ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे, उसके द्वारा ये लाया गया था। कब लाया गया था, तो 1774 में लाया गया था। इसके द्वारा कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे उसको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक नए निकाय का निर्माण किया गया था। यानी कि नियंत्रण बोर्ड का निर्माण किया गया था, तथा व्यापारिक मामले को देखने के लिए निर्देशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। उसके बाद इसी के द्वारा, क्विट इंडिया एक्ट के द्वारा ही भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। उसके बाद क्या है कि ये अधिनियम 2 और प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण ये है कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश जो कंपनी है, कंपनी के अधीन जो भारत का क्षेत्र था उसे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। और दूसरा महत्वपूर्ण बात ये था कि कंपनी तथा प्रशासन पर पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन का यानी कि ब्रिटिश सरकार का क्या हुआ, नियंत्रण हो गया। उसके बाद इसका एक और महत्वपूर्ण क्विट इंडिया एक्ट के तहत था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद था, जिसका निर्माण किसके तहत हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था, उसकी सदस्य की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। यानी कि उसका जो सदस्य था उसकी संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1813। किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को, यानी जी कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी कि चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा कंपनी को जो अधिकार पत्र मिला था उसको क्या कर दिया गया था, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि कंपनी जो था, कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ये चार्टर एक्ट की महत्वपूर्ण जो बातें हैं, पहली बातें क्या थी, जो उसका जो अधिकार पत्र मिला था, एकाधिकार शासन मतलब व्यापार करने का जो अधिकार पत्र मिला था उसको बढ़ा के 20 वर्ष कर दिया, 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया था। दूसरा बात कि लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर
यह एकाधिकार बरकरार रखा था, यानी कि कंपनी के पास जो व्यापार, भारत में व्यापार करने के लिए जो भी एकाधिकार था उसको तो समाप्त कर दिया गया था, और साथ ही अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो अधिकार पत्र दिया गया था कि आप जाके भारत में व्यापार कीजिए, उसको 20 वर्ष के लिए और क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। साथ ही लेकिन क्या हुआ था कि चीन के साथ व्यापार, यानी कि भारत के बगल में जो चाइना है, चाइना के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर यह जो एकाधिकार था कंपनी का, वो बरकरार रखा गया था। उसके बाद इस एक्ट के, चार्टर एक्ट 1813 के कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुफ्त व्यापार अनुमति दे दी गई थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी ब्रिटेन, अंग्रेज जो थे, अंग्रेज के लिए मुफ्त व्यापार की अनुमति दे दिया गया था। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। यानी कि ईसाई मिशनरी जो था उसको भारत में धर्म प्रचार की अनुमति क्या कर दिया गया था, दिया गया था इसी के तहत। उसके बाद ये जो एक्ट था, चार्टर एक्ट 1813 के तहत एक और बातें थी कि भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था। यानी कि शिक्षा के प्रति पहली बार चार्टर एक्ट के थ्रू ही 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था प्रति वर्ष भारत में। उसके बाद चार्टर एक्ट का एक और महत्वपूर्ण बातें यह था कि चार्टर एक्ट 1813 का कि इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यानी कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही पहली बार जो ब्रिटिश क्षेत्र था उसका संवैधानिक स्थिति, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को क्या किया गया था, परिभाषित किया गया था। तो चार्टर एक्ट 1813 की महत्वपूर्ण बातें क्या सब हैं? चार्टर एक्ट 1813 की महत्वपूर्ण बातें क्या है? सबसे पहला बात क्या था, जो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, वह कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर यह एकाधिकार बरकरार रखा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें यह भी है कि कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुफ्त व्यापार की अनुमति दे दी गई थी। यानी कि सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुफ्त व्यापार की क्या कर दिया गया था, अनुमति दे दिया गया था। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बातें यह थी कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। यानी कि ईसाई धर्म के प्रचारक जो था उसको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दिया गया था। चार्टर एक्ट 1813 की एक और बातें हैं जो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था। यानी कि 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा, उसका भी प्रावधान किया गया था। उसके बाद यानी कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। यानी कि पहली बार संवैधानिक स्थिति जो था उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सब पढ़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, और अभी पढ़े हैं चार्टर अधिनियम 1813। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्टर अधिनियम 1833। तो चार्टर अधिनियम 1833 यानी यहाँ चार्टर एक्ट 1833, चार्टर अधिनियम 1833 के निर्माण का प्रमुख ध्येय ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधित कार्यों को स्पष्ट करना था। यानी कि चार्टर एक्ट 1833 लाने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि विधि निर्माण संबंधित कार्य और विधि निर्माण को क्या करना था, विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधित कार्यों को स्पष्ट करना था। इसके तहत प्रमुख परिवर्तन किए गए जो निम्न हैं। यानी कि चार्टर एक्ट
1933 का मुख्य उद्देश्य क्या था कि विधि निर्माण तथा विधि निर्माण संबंधित कार्यों को स्पष्ट करना था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें थीं वो महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। पहली बातें क्या थी कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे, यानी कि चार्टर अधिनियम 1833 के तहत कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार जो था, जो भी वो व्यापारिक अधिकार जो था उसको क्या कर दिया था? पूर्णतः समाप्त कर दिया था। दूसरा महत्वपूर्ण बातें इसके अंतर्गत था क्या कि अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन रह गया था, यानी कि अब जो था कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया था। किसके तहत? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। उसके बाद क्या आता है कि इसके बाद तीसरा इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियाँ, यानी कि गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई थी, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां प्रदान की गई थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम वेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। लॉर्ड विलियम वेंटिक कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिसका किसके द्वारा बनाया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। तो चार्टर अधिनियम 1833 का चौथा महत्वपूर्ण बात यह है कि मद्रास और बंगाल के गवर्नर को विधायिक शक्ति से वंचित कर दिया गया था, यानी कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायी शक्ति से, यानी कि जो भी विधायिक शक्ति था उससे वंचित कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत की विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया था, यानी कि भारत के जो गवर्नर जनरल बने उसको क्या कर दिया गया था? पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान कर दिया गया था। इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया है, यानी कि ये जो कानून बना था, इसके तहत जो कानून बना था उस कानून को क्या कहा? नियामक कानून कहा गया था। और नए कानून के तहत बनने वाले कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया, यानी कि गवर्नर जनरल के द्वारा जो कानून बना उस कानून को क्या कहा गया? एक्ट या अधिनियम कहा गया, जिसको नियामक कानून कहा गया। उसके बाद पांचवा जो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है चार्टर एक्ट 1833 का, कि अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे। 3 सदस्य कहाँ से आए थे? सबसे पहले 4 सदस्य थे, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 4 को घटा के 3 कर दिया गया था। लेकिन अभी तक जो था गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक सदस्य के रूप में चौथा सदस्य शामिल किया गया था, यानी कि विधिक परामर्श, यानी कि जो भी लॉ सबसे रिलेटेड परामर्श के लिए एक चौथा सदस्य जोड़ा गया विधि सदस्य के रूप में। तो ये क्या हो गया? 3 से बढ़कर क्या हो गया? 4 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो छठा जो इससे रिलेटेड बातें आई, परिवर्तन आया, वो क्या है कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व से संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद था उस परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का क्या किया गया था? अधिकार दिया गया था। उसके बाद छठा जो इसके अंतर्गत आया था, 7वां इसके अंतर्गत जो आया था, छठा या 7वां जो भी हो, कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया, यानी कि इसके अंतर्गत क्या था? भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया। वह इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया,
लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। यानी लॉर्ड मैकाले जो था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। यानी कि सिविल सेवक यानी यूपीएससी, सीएससी यानी सिविल सेवक के लिए क्या किया गया था? खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का कोशिश किया गया था। उसके बाद इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि, यानी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेश में रहने वाले, इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीयों को केवल धर्म, जाति, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिनके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान क्या कर दिया गया था? लागू नहीं हो सका। यानी कि जो भी मतलब ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत किसी भी भारतीयों को अगर वो योग्य है तो उसको हम इन आधारों पर क्या कर सकते हैं? हटा नहीं सकते हैं, उसको हम वंचित नहीं कर सकते। पहला क्या था? धर्म के, उसके बाद जाति, वंश, रंग और जन्म स्थान के आधार पे हम क्या कर सकते? उसको वंचित नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण क्या कर दिया गया था? ऐसा नहीं हो सका। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन था? निर्देशक मंडल, जो क्या देखता था? जिसका निर्माण पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था, जो क्या कंपनी के व्यापारिक मामले को देखता था। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बातें चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत हुआ था कि भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। यानी कि दास प्रथा जो था, दास प्रथा का मतलब क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति को मजदूर करने के लिए, बंधुआ मजदूर सब इसी के अंतर्गत आता था। इसको जबरन मजदूरी करवाना, इस प्रथा को क्या कर दिया गया था? गैर कानूनी, इलीगल कर दिया गया था। और उसको समाप्त करने के लिए गवर्नर जनरल को आदेश दिया गया था कि आवश्यक कदम उठाएं। किसके अंतर्गत? चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट जो बात है चार्टर अधिनियम का, और अंतिम बात, महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट से मिलते हैं। यानी कि भारत में ब्रिटिश राज के दौरान, भारत में जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश का कॉलोनी था ना भारत में, उसके दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट यानी कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही मिलता है। तो 1833 जो चार्टर एक्ट है, इसका जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि इस एक्ट के, इसको एक बार रिकैप कर देते हैं जो आपके लिए बेहतर रहेगा कि इसके तहत क्या किया गया था। पहला जो किया गया था, कंपनी का जो अधिकार था, उस अधिकार से क्या कर दिया गया था? कंपनी को वंचित कर दिया गया था। यानी कि उस अधिकार को, कंपनी के अधिकार को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के अधिकार को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था कंपनी के अधिकार को। उसके बाद क्या था? कंपनी के कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना ही रह गया था। यानी कंपनी जो था, कंपनी का कार्य सिर्फ भारत पे शासन करना ही रह गया था। किसके अंतर्गत? चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि बंगाल के गवर्नर को 1833 चार्टर एक्ट के अंतर्गत क्या करना? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां प्रदान थी। यानी कि गवर्नर जनरल को सभी क्या थी? नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान थी। उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया था।
भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया था। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया। नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट जो बात था चार्टर अधिनियम 1833 का, कि अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारी में 3 सदस्य होते थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व से के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट जो बातें थी क्या था कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट जो चार्टर अधिनियम का विशेषताएं क्या था कि इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उसके बाद इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीयों को केवल जाति धर्म यानी कि जाति धर्म वंश रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी भी पद से जिसके वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। इसके बाद जो नेक्स्ट था कि भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उसके बाद जो था भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में क्या हुए मिले। इस संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में मिले। अब हम लोग ये जो चार्टर अधिनियम 1833 के बाद चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्टर अधिनियम 1853 इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसका निर्माण तत्कालिक विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया था। यानी कि चार्टर अधिनियम का 1853 का निर्माण तत्कालिक विधायिका को सशक्त मजबूत करने के लिए तथा इसके निर्माण के लिए किया गया था। इसका जो प्रमुख लक्षण था वो निम्नलिखित था। पहला जो लक्षण इसका था चार्टर अधिनियम 1853 का कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्यों की पहली बार क्या किया गया था तो पहली बातें यह था कि इसने पहली बार भारत गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्यों के विधायी तथा एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में हम यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय। मेरा क्लास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में भी लिख दीजिए। और कुछ भी सुझाव हो तो आपके सुझाव का वेलकम रहेगा। आपको किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बतला दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। इसके बाद हम लोग इतने टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना बाकी है। सब टॉपिक को पर हम वीडियो बना लेंगे। तो आपको थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। क्या करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना है मेरे वीडियो को। तो चलिए बाय।